हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 पर। और इससे पहले हमने भारतीय संविधान के भाग 1 को अच्छे से पढ़ लिया था। मैंने आपको उसको डिटेल में पढ़ाया था, एक-एक आर्टिकल पर हमने चर्चा की थी। तो और मैंने आपको ये भी समझाया था, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और खास तौर पर जिसके अंदर जीएस का पोर्शन और जीएस के अंदर भी जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेगमेंट जो पोर्शन आता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो कंटेंट काफी यहाँ पर बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है और बस आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको समझाऊँ, जो मैं आपको बोल करके बताऊँगा, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं लिख सकता हूँ। तो अब समझ लेते हैं क्या भाग 2 को। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, वो है नागरिकता यानी कि सिटीज़नशिप। ठीक है? और इसके अंदर चूँकि हमने इससे पहले जो भारतीय संविधान का जो भाग 1 पढ़ा था, उसके अंदर हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर किया था। यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 हमने इन सभी पर क्या कर ली थी, अच्छे से चर्चा कर ली थी। और ये जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, जो नागरिकता है, इसके अंदर हम आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है? और आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ेंगे और जो अन्य प्रोविज़न है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर अन्य प्रोविज़न का, अन्य प्रावधान का मतलब ये है कि नागरिकता से जुड़े और भी जो टॉपिक है और भी जो बातें हैं, वो मैं आपको उसमें बताऊँगा। जैसे अगर बात करें नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है? उस पर भी हम बात करेंगे, या जो असम अकॉर्ड है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ये मतलब होता है अन्य प्रावधान का, ठीक है ना? अब सबसे पहले अब देखो, अब चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नागरिकता पढ़ रहे हैं, तो हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में पता ना हो, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरिकता की, कि आखिर सिटीज़नशिप होती क्या है? व्हाट इज़ सिटीज़नशिप, ठीक है ना? हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो नागरिकता होती है, वह राज्य और नागरिक के बीच में जो संबंध होता है, उसे बोलते हैं नागरिकता, ठीक है ना? तो राज्य और नागरिक के बीच में जो संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे नागरिकता कहेंगे, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो आप जो भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना? आपकी बहुत सारी क्या है, आपके बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं नागरिक होने के प्रति। तो इसी प्रकार से जो स्टेट है, ठीक है ना? यहाँ पर जो मैं देश का नाम स्टेट कहूँगा, तो यहाँ पर जो स्टेट है, वो भी आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। स्पेशल ट्रीटमेंट देने का मतलब ये है कि जैसे आप भारत के अंदर राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो, स्टेट गवर्नर बनना चाहते हो, या लोकसभा के अध्यक्ष बनना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आप इन पदों पर नहीं जा सकते, आपको ये पद नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो स्टेट है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दे रहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप स्टेट के नागरिक हैं, तो आपको ये पद मिलेंगे। अगर आप नागरिक नहीं हैं, तो आपको ये पद नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट और नागरिक के बीच में यहाँ पर संबंध आपको दिख रहा है। ठीक है? तो इसी संबंध को क्या कहेंगे? नागरिकता कहेंगे। ठीक है ना? तो जो नागरिकता है, वो क्या है? राज्य और नागरिक के बीच में जो संबंध है, उसी को क्या बोलते हैं? नागरिकता कहते हैं। ठीक है ना? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं क्या नागरिक क्या होता है, ठीक है ना? देखो, हमने नागरिकता को समझ लिया है, अब समझते हैं कि नागरिक क्या होता है, सिटीजन किसको कहेंगे? देखो, नागरिक वे होते हैं जिन्हें सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक है ना? देखो, जिन्हें सभी क्या हो, पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट प्राप्त हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे नागरिक। अब यहाँ पर पॉलिटिकल राइट यानी कि राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे आप वोट देते हो, तो वोट देना भी एक राजनीतिक अधिकार है। जैसे आप राष्ट्रपति बनते हो, उपराष्ट्रपति बनते हो, सांसद बनते हो, ठीक है? स्टेट के गवर्नर बनते हो, तो ये सारे क्या हैं? आपके पॉलिटिकल राइट हैं। तो अगर आपके पास ये सब पॉलिटिकल राइट हैं, तो आप देश के क्या हैं? नागरिक हैं, ठीक है ना? अगर आप नागरिक हैं, तभी इन पदों पे जा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सिविल राइट यानी कि नागरिक अधिकार। देखो, सिविल राइट का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर, जो नागरिक को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो 12 से 35 तक है, उनमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, अदर दूसरे देश के नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है? जैसे अगर बात करें, तो 12 से 35 में जो आर्टिकल हैं, उनमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारत के नागरिक को ही मिलेंगे, अदर किसी भी देश के नागरिक को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सिविल राइट है। तो फंडामेंटल राइट भी क्या है? सिविल राइट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नागरिक का मतलब क्या है? अगर आपके पास पॉलिटिकल राइट भी और सिविल राइट भी अगर आपको प्राप्त है, ठीक है, तो आप नागरिक कहलाएंगे। और अगर आपके पास ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्या नहीं हो सकते हो? देश के नागरिक नहीं है। और देश के नागरिक का मतलब यही है कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास अगर पॉलिटिकल राइट है और सिविल राइट है तो आप देश के क्या है, नागरिक हैं। जैसे अगर मैं आपको आर्टिकल 15 बताऊं, ठीक है ना, देखो आर्टिकल जो 15 है वो 5 ग्राउंड के आधार पर यहाँ पर भेदभाव करने के लिए मना करता है, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल 15 है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल जो 15 है, यहाँ पर इसके अंदर 5 ग्राउंड दिए गए हैं और कहा गया है कि इन 5 ग्राउंड के आधार पर आप देश के नागरिक के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। 5 ग्राउंड कौन से है? वो है जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। आप इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, देश के नागरिक के साथ आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई भारत का, जैसे एक क्लासरूम है, उसके अंदर एक तो भारत का सिटीजन बैठा है, एक दूसरा अमेरिका का सिटीजन बैठा है। तो अगर आप अमेरिका के सिटीजन के साथ में, अगर आप अमेरिका के नागरिक के साथ में अगर आप इन 5 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड पर आप उसके साथ में भेदभाव करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपको मना नहीं किया जाएगा, या आपको वह यूएसए का व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको आर्टिकल 15 नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर ये राइट नहीं दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सिविल राइट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आर्टिकल 15 के बारे में बताया, आगे हम डिटेल में समझेंगे सभी को, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में रहने वाला है, यानी कि किसी देश में, जैसे भारत देश के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति को हम 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी देश के अंदर, जैसे भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति रहता है, कोई भी एक व्यक्ति रहता है, तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे देख सकते हैं? देखो, हो सकता है वो व्यक्ति क्या हो, नागरिक हो, है ना। मैंने आपको ये समझाया कि अगर किसी भी देश के अंदर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो व्यक्ति 3 तरीके से हम इसको बांट करके देख सकते हैं, ठीक है। पहला, वह व्यक्ति क्या हो सकता है, उस देश का नागरिक हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। हो सकता है वह उस देश का, हो सकता है वो भारत के अंदर किसी दूसरे देश का व्यक्ति रह रहा हो, जिसे बोलते हैं क्या, अलायंस, क्या बोलते हैं, अलायंस या गैर नागरिक होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, नागरिकता विहीन, स्टेटलेस, ठीक है। तो बारी बारी से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति को किसी देश के अंदर 3 भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। पहला, नागरिक। नागरिक कौन होंगे? नागरिक वे होते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता होती है। अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो नागरिक किनको कहेंगे? जिसके पास भारत की नागरिकता हो, यानी कि जो भारत की नागरिकता रखते हो उसे क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। और उनके पास क्या होते हैं? स्पेशल आर्टिकल होते हैं उनके पास, स्पेशल फंडामेंटल राइट होते हैं। अब स्पेशल फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल सिटीजन को ही मिलेंगे, केवल भारत के नागरिकों को ये वाले राइट मिलेंगे, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट बचे हैं 12 से जो 35 के बीच में, इनको हटा करके जो राइट बचे हैं वो अदर कंट्री के नागरिक को भी मिल सकते हैं, लेकिन ये केवल किसको मिलेंगे? भारत के नागरिक को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नागरिक का मतलब क्या होता है? अब हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या हो, गैर नागरिक हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा हो बट वो क्या है, दूसरे देश का हो। कहने का मतलब ये हो कि कौन सा हो, गैर नागरिक या विदेशी व्यक्ति। गैर नागरिक का मतलब है इसके पास नागरिकता तो होगी लेकिन किसी दूसरे देश की होगी, भारत की नागरिकता नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपको कहा हम बात कर रहे हैं भारत के रिस्पेक्ट में। तो गैर नागरिक किसको कहेंगे? गैर नागरिक कहेंगे कि इसके पास नागरिकता तो होगी लेकिन किसी दूसरे देश की होगी। जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा हो तो वो गैर नागरिक है, क्योंकि इसके पास नागरिकता तो है बट यूएसए की है, भारत की नहीं है, तो ये कहलाएगा गैर नागरिक, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पर, तीसरा भाग आता है क्या है, नागरिकता विहीन, ठीक है ना। तो हो सकता है वो व्यक्ति क्या हो, नागरिकता विहीन हो, यानी कि स्टेटलेस हो। स्टेटलेस का मतलब होता है ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, ठीक है ना। तो नागरिकता विहीन यानी स्टेटलेस कौन व्यक्ति होंगे? जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो वो है रोहिंग्याज मुस्लिम, ठीक है। रोहिंग्याज मुस्लिम इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, ठीक है, जो कि कहाँ पर रहते हैं? म्यांमार के अंदर रहते हैं। और म्यांमार के अंदर रहते हैं और म्यांमार के अंदर वो रहते तो हैं बट उनको ना तो म्यांमार ने अपने देश की नागरिकता दे रखी है और ना इनके पास किसी और देश की नागरिकता है, ठीक है। तो जिस देश के अंदर रह रहे हैं, ये म्यांमार के अंदर रह रहे हैं, तो म्यांमार की नागरिकता भी नहीं है इनके पास और किसी दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं है, तो इसलिए स्टेटलेस है। इसलिए क्या है? स्टेटलेस है, क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागरिकता विहीन कौन होते हैं, गैर नागरिक कौन होते हैं और नागरिक कौन होते हैं, मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अब इस पर आते हैं थोड़ा सा गैर नागरिक के बारे में, ठीक है ना। देखो जो गैर नागरिक है उनको
हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। गैर नागरिक भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्या, एक तो होते हैं मित्र देशी गैर नागरिक, ठीक है, जिनको बोलते हैं फ्रेंडली अलाइन। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली अलाइन। देखो मित्र देशी गैर नागरिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो मतलब देखो मित्र देशी गैर नागरिक फ्रेंडली अलायंस, और एक होते हैं क्या, शत्रु एनिमी अलायंस, ठीक है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर का जो ग्राउंड है वो है वार, ठीक है, क्या है वो, वार है। तो अगर हमारी वार किसी देश के साथ में चल रही है, अगर हमारी वार किसी दूसरे देश के साथ में चल रही है, तो अगर उसका कोई व्यक्ति या सैनिक हमारे देश के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वो कहलाएगा शत्रु। वो क्या कहलाएगा? एनिमी अलायंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनिमी अलायंस कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो तो मित्र देशी गैर नागरिक और शत्रु देशी गैर नागरिक में जो सबसे बड़ा ग्राउंड है अंतर करने का, वो है क्या, वो है वार, ठीक है। तो जिस भी देश के साथ में हमारी वार चल रही है और उसका कोई भी नागरिक, उसका कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आ जाता है या उसका कोई सैनिक पकड़ लिया जाता है, तो वो होगा एनिमी अलायंस। क्या होगा? एनिमी अलायंस। अब इन दोनों को अंतर करने का, इन दोनों में अंतर करने का भारत के अंदर जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो है क्या, आर्टिकल 22। वो क्या है? आर्टिकल 22 है। तो जो मित्र देशी गैर नागरिक है, मित्र देशी जो गैर नागरिक है, उनको आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा। उनको आर्टिकल 22 का लाभ मिलेगा, सॉरी, क्या होगा, उनको आर्टिकल 22 का लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एनिमी अलायंस होंगे उनको आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल जो 22 है वो क्या क्या कहता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 22 दो तीन बातें हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्टिकल 22 में दो तीन बातें हैं, ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि अगर भारत के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 22 के अंदर दो तीन बातें जो समझनी है आपको, ठीक है ना। तो पहली तो बात ये है कि अगर भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसका अरेस्ट करने की रीजन बताया जाएगा। यानी कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, इसका रीजन बताया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 22 के तहत। तो आर्टिकल 22 के तहत उसको ये राइट है कि वो पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है, ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इसको बेल मिलेगी कि जेल मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, और तीसरी बात इसी आर्टिकल के अंदर है कि अगर अगर किसी जिस व्यक्ति को, ठीक है, तीसरी बात ये है, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको ये राइट है कि वह अपने बचाव के लिए किसी भी वकील से परामर्श कर सकता है। यानी कि अगर वो यदि वो जेल के अंदर है तो जेल के अंदर भी उसको अपने वकील से मिलने का राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 22 के अंदर तीन बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने कहा आपको जो मित्र देशी गैर नागरिक हैं, जो फ्रेंडली अलाइन है, उनको तो आर्टिकल 22 का लाभ मिलेगा, लेकिन जो एनिमी है उसको आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा, उसे नहीं बताया जाएगा। जैसे देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे चाइना वालों ने 2-4 हमारे मार दिए और हमने भी चाइना वाले के 2-4 मार दिए, तो इसे वार नहीं कहेंगे, ठीक है। वार तब होती है जब दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं, जो सर्वे सर्वा है, जब वो युद्ध की घोषणा ऑफिशियली कर दे, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या कर दे, युद्ध को डिक्लेयर कर दे, तब जाकर के वार होती है, ठीक है। ऐसे नहीं समझना है कि जैसे अभी चाइना का कोई व्यक्ति जैसे हम चाइना को दुश्मन मानते हैं, तो जैसे चाइना का कोई व्यक्ति हमारे देश में आ जाता है तो हम उसको शत्रु मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वार के दौरान ऐसा होगा, ठीक है ना। जब वार हो रही होगी, यदि हम उसके किसी भी सैनिक को पकड़ ले या कोई व्यक्ति भारत के अंदर आ जाए वार के दौरान, तब उसको एनिमी अलायंस माना जाएगा, ठीक है ना। और एनिमी जो अलायंस है उनको आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा। उसे नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसे कोई भी, वो यहाँ पर कोई भी अपना वकील वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। अब तीसरी बात करते हैं नागरिकता विहीन। मैंने आपको बता दी है स्टेटलेस, ठीक है, इनके पास कोई भी क्या नहीं होती है, नागरिकता नहीं होती है, किसी भी देश की नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, रोहिंग्याज मुस्लिम, ठीक है, उसकी कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है इन स्टेटलेस व्यक्तियों के पास में, ठीक है। तो हमने ये चीज जान ली है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो अब समझ लेते हैं आर्टिकल 5 को, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता वाला चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक है और उसमें फर्स्ट आर्टिकल ही कौन सा है, आर्टिकल 5 है, ठीक है। ये समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आर्टिकल 5 है, यानी कि इस नागरिकता चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल 5 से 11 तक आपको मिलेंगे, आर्टिकल 5 से 8 तक या 11 तक जो आपको मिलेंगे, इसके अंदर ये जो आर्टिकल ये आपको नागरिकता देंगे, ठीक है ना, ये आपको नागरिकता देंगे, लेकिन संविधान के प्रारंभ होने पर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जब भारत का संविधान जब लागू होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तभी ये वाले आर्टिकल आपको नागरिकता देंगे, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि संविधान के, यानी कि 26
26 जनवरी 1950 के बाद अगर नागरिकता लेना चाहते हो या उससे पहले नागरिकता लेना चाहते हो तो आपको ये आर्टिकल नागरिकता नहीं देंगे, इनके अंदर ये प्रोविजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भारतीय संविधान का जो चैप्टर है नागरिकता, उसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है कि ये जो आर्टिकल इसके अंदर दिए गए हैं ये केवल संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता देते हैं। तो अगर कोई इंसान है, अगर वो 26 जनवरी अगर कोई इंसान है, अगर वो 27 जनवरी 1950 को, ठीक है, 27 जनवरी यानी कि एक दिन बाद, संविधान के प्रारंभ होने के एक दिन बाद अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उनके लिए ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये वाले आर्टिकल जो 5 से 8 तक है या 11 तक है, ये उस व्यक्ति को यहाँ पर भारत की नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट है किसकी, भारतीय नागरिकता की चैप्टर की, ठीक है ना। और इसी डीमेरिट को दूर करने के लिए यहाँ पर एक कानून लाया गया था, ठीक है, जो था नागरिकता अधिनियम 1955, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसकी डीमेरिट क्या है कि ये जो आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं 5 से 11 तक, ये केवल संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता देते हैं, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी नागरिकता देंगे, उसके बाद या उससे पहले नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं आगे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 के अंदर देखो आप स्पष्ट तौर पर लिखा है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, ठीक है, यानी कि जब संविधान प्रारंभ होगा उस टाइम पर, संविधान के प्रारंभ होने पर बिल्कुल, ठीक है, ये आर्टिकल क्या देता है, नागरिकता देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है संविधान के प्रारंभ होने पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो उस टाइम पर कौन कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 5, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 5 में बिल्कुल क्लियर लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हो गया, प्रारंभ हो गया, तो उस टाइम पर कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, उनके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं इसके अंदर। जैसे पहली शर्त है कि उसका भारत में अधिवास हो, क्या हो, उसका भारत में अधिवास यानी कि डोमिसाइल हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अधिवास का सेंस यहाँ पर दो है, एक तो है क्या, अधिवास का मतलब है निवास, और दूसरा यहाँ पर सेंस है उसकी इच्छा, डिजायर, ठीक है ना। देखो अधिवास का मतलब सिंपल समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी क्षेत्र में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति है किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके पास घर है, उसके पास चाहे घर हो कोई बात नहीं, उसके पास घर है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी क्षेत्र के अंदर रह रहा हो और उस क्षेत्र के अंदर रहने की उसकी अनिश्चित काल तक इच्छा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन रह रहा है या 1 महीने रह रहा है, तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, एक तो किसी क्षेत्र के अंदर रह रहा हो, दूसरी उसकी इच्छा होनी चाहिए उस क्षेत्र में रहने की अनिश्चित काल तक, यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहना चाहता हो वहां पर, ठीक है। तो अधिवास का मतलब क्या है कि उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अनिश्चित काल तक उस क्षेत्र में रहे, ठीक है। तो पहला क्या है कि उसका भारत में क्या हो, अधिवास हो, ठीक है। अधिवास का मतलब मैंने आपको समझाया कि वो किसी क्षेत्र में रह रहा हो और उसकी इच्छा अनिश्चित काल तक रहने की हो उस क्षेत्र में, ठीक है, तो तब क्या है, वो अधिवास है। तो उसका भारत में क्या हो, अधिवास हो, यानी कि भारत के अंदर रह रहा है वो, ठीक है, घर नहीं है कोई बात नहीं बट रह रहा हो, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा हो सकता है, एक तो शर्त हो सकती है, दूसरी हो सकती है भारत में जन्मा हो, या तो उसका भारत के अंदर जन्म हुआ हो तब भी उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, या तो उसके माता पिता में से कोई भी भारत के अंदर जन्मा हो, ठीक है, तो भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और चौथा जो ग्राउंड है इसमें ये है संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब ये है जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से 50 को, तो उससे 5 वर्ष पहले से वो कहाँ रह रहा हो, भारत के अंदर रह रहा हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, तो संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले वो भारत के अंदर रह रहा हो, यानी कि 1945 से रह रहा हो, ठीक है। तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले 5 वर्ष यानी कि 1945 से वो भारत के अंदर रह रहा हो तब भी उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 के अंदर ये ग्राउंड दिए गए हैं, ये शर्तें दिए गई हैं, यदि इनमें से कोई भी एक शर्त वो कंप्लीट कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी, जब भारत का संविधान प्रारंभ हो जाएगा, भारत के संविधान के प्रारंभ होने पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 के अंदर यही है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको की पॉइंट इसके अंदर याद रखनी है। तो आर्टिकल 5 क्या करता है, संविधान के प्रारंभ होने पर क्या देता है, सिटीजनशिप देता है, नागरिकता देता है, ठीक है। तो ये बात की हमने आर्टिकल 5 के अंदर, ठीक है। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 5 को हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। देखो आपको की पॉइंट याद रखने हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें नहीं लिख सकता हूँ। अब आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, देखो आर्टिकल जो 6 है, ठीक है, आर्टिकल 6 का जो संबंध है वो उन व्यक्तियों से है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 6 का संबंध किससे है, आर्टिकल 6 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, ठीक है, याद रखना है। और कब आए थे, जब भारत का विभाजन हो रहा था,
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 6 में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता देगा जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत में आए थे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो इनमें अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, जो सबसे बड़ा चेहरा है जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत में आए थे, तो उनमें जो सबसे बड़ा चेहरा आप देखोगे, ठीक है, ये आपने सुना होगा, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, मनोज कुमार हो गए, तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, कहा जाता है कि लाशों के बीच मतलब बीच में दब गए थे और उस टाइम पर इनकी उम्र लगभग 10 साल थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों को नागरिकता देगा जो पाकिस्तान से भारत आए थे। और इनका जो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, मनोज कुमार की बात करें, तो ये कहाँ से आए थे, याद रखना है पाकिस्तान से भारत में आए थे। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखता है। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, शर्तें भी होनी चाहिए, शर्तें भी है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई भी लोग, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। ठीक है, शर्त यहाँ पर क्या दी है, यहाँ पर शर्त दी है कि वह व्यक्ति, ठीक है ना, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान से भारत आ रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति, ठीक है, या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से नाना नानी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक अविभाजित भारत में क्या हो, जन्मा हो। ठीक है ना, फिर से बता देता हूँ, इसकी एक शर्त है कि आर्टिकल 6 ये कहता है कि हम जो पाकिस्तान से जो भारत आने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन संविधान के प्रारंभ होने पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है, हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। ठीक है, पहली शर्त क्या हो सकती है यहाँ पर, वह व्यक्ति या तो उस व्यक्ति का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हो, ठीक, अविभाजित भारत में वो जन्मा हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है उसके माता पिता, ठीक है, या उसके दादा दादी, ठीक है, या उसके नाना नानी में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी इनमें से कोई भी एक शर्त को कंप्लीट हो जाती है, इनमें से कोई भी एक शर्त कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जैसे उसका दादा है, ठीक है, वो अविभाजित भारत में जन्म हुआ है उसका, तो उसके आधार पर भी उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, अविभाजित भारत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो क्या था कि जब जब भारत अधिनियम 1935 आया, यानी कि जब क्या आता है, जब भारत अधिनियम 1935 आता है, तो उस टाइम पर, उससे पहले या उस टाइम पर अगर बात करें तो यहाँ पर कि आज का जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है और इंडिया है, वो एक था, यानी कि पूरा क्या था, एक मतलब कि एक पूरा क्षेत्र था, पूरा एक ब्रिटिश पूरा क्या था, क्षेत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। तो अविभाजित भारत का मतलब, जब भी मैं अविभाजित भारत की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान और भारत, ये तीनों एक थे उस टाइम पर, उसे बोलते हैं अविभाजित भारत। ठीक है, याद रखना है। तो क्या होना चाहिए, अविभाजित भारत में उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी एक, तो तब ये भी क्या हो सकता है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और इसके लिए दो शर्तें और भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल के अंदर मेंशन किया हुआ है इसके बारे में भी। ठीक है, अब देखो दो शर्तें कौन सी है, दो शर्तें, पहली, इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाएगी तो नागरिकता मिल जाएगी। पहली शर्त क्या है इसमें, पहली कट ऑफ डेट क्या है इसमें, देखो वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है लेकिन इस डेट से पहले आ जाए, कब से, 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाए, तो उसको सीधे नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि उसको सीधे नागरिक मान लिया जाएगा। उसे ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसको कोई भी ऐसा नागरिकता संबंधित कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, उसको डायरेक्ट भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन डेट कौन सी है, वो 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए। ठीक है, पहले आना चाहिए, तब जाकर के उसको सीधे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 यानी इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको नागरिकता मिलती थी। कैसे मिलती थी, उसको सबसे पहले भारत में लगभग 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक उसको भारत के अंदर रहना होगा। ठीक है, कंटिन्यू रहना होगा। उसके बाद में भारत सरकार से उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। यदि उसका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो उसकी नागरिकता को, तो उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। ठीक है, और अगर इस डेट से पहले कोई आ जाए तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, और अगर इस डेट के बाद में कोई आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कोई भी अगर एक शर्त कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, या तो ये वाली शर्त, ठीक है, और या इनमें से ये वाली शर्त कोई भी कंप्लीट हो जाती है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। केवल दो वर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है कौन, आर्टिकल 6। ठीक है ना, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको प्रावधान करता है आर्टिकल 6 देने का नागरिकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 6 हमने अच्छे से जान लिया। अब चलते हैं आर्टिकल दूसरे पर।
अब समझ लेते हैं आर्टिकल 7 को, क्योंकि आर्टिकल 6 को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है, ठीक है ना। और मैं आपको की पॉइंट भी बता रहा हूँ कि आपको की पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 7, देखो आर्टिकल 7 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 6 का जो संबंध था वो उन व्यक्तियों से था जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, लेकिन आर्टिकल 7 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, उनमें जो सबसे बड़ा चेहरा है, ठीक है, कि जो व्यक्ति कहाँ से गया, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा चेहरा है, आपने नाम भी सुना होगा, वो है शहनवाज भुट्टो, ठीक है ना। तो शहनवाज भुट्टो का जो परिवार है वो आपको ध्यान रखना है, वो भारत से पाकिस्तान गए थे। कहाँ गए थे? भारत से पाकिस्तान गए थे। और दूसरे व्यक्ति अगर आपने नाम सुना हो, परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, ये भी भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 7 का जो संबंध है, ठीक है, तो वो किन व्यक्तियों से है? आर्टिकल 7 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, उन्होंने प्रवचन किया था, माइग्रेशन किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आर्टिकल 7 क्या आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस डेट को यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है, ठीक है ना, तो अगर कोई भी व्यक्ति है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है भारत से और वहीं रहने लगता है, वहीं रहने लगा हो है या लगता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर के वहीं रहने लगता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 7, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वो चाहता है, ठीक है, और यदि वो फिर चाहता है भारत के अंदर लौटना, ठीक है, अगर वो फिर से चाहता है कि मैं भारत के अंदर लौटूं, उसकी नागरिकता प्राप्त करूं, तो उसको याद रखना, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको उसके थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा? नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसके बावजूद, ठीक है, वो फिर से भारत आना चाहता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको फिर से भारत के अंदर लगभग 6 महीने तक रहना होगा। उसके बाद में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। यदि उसका आवेदन स्वीकृत हो जाए, ठीक है, तो उसको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 7 का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है उन व्यक्तियों से है जो भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। और उनके लिए कट ऑफ डेट भी दे रखी है कि 1 मार्च 1947 के बाद में अगर कोई भी भारत से पाकिस्तान जाता है, कोई भी भारत से पाकिस्तान जाता है इस डेट के बाद में, तो आपको ध्यान रखना है और वहीं जाकर के रहने लगता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और यदि वो फिर से नागरिकता लेना चाहेगा, तो उसको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए उसे 6 महीने पहले मिनिमम 6 महीने भारत के अंदर रहना पड़ेगा कंटिन्यूली, ठीक है, कंटिन्यूसली लगातार रहना पड़ेगा। और उसके बाद में आवेदन करना होगा गवर्नमेंट से, और यदि गवर्नमेंट उसके आवेदन को स्वीकार कर लेती है, तो उसको यहाँ पर फिर से नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहता है आर्टिकल 7। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 8 को। आर्टिकल 7 को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 7 तक हम अच्छे से समझ लिए। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 8 की, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 8 का संबंध उन व्यक्तियों से है, ठीक है ना, जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उस टाइम पर भारत के बाहर चले गए थे। लेकिन उस टाइम पर क्या चले गए थे? भारत के बाहर चले गए थे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है, आर्टिकल 8 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो भारतीय मूल के हैं और वो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 8, ठीक है। तो आर्टिकल 8 का संबंध क्या होगा? यहाँ पर लिखा भी है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 8 का संबंध उन व्यक्तियों से है जो भारत के मूल के, यानी कि भारत के अंदर उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो किसी कारण से भारत के बाहर रहते हो, ठीक, कहाँ रहते हो? भारत के बाहर रहते हो, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उस टाइम पर? ठीक है, तो उस टाइम पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं संविधान के प्रारंभ होने पर सब चीज चल रही है, याद रखना है। तो उस टाइम पर उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, ये सब चीज दिया गया है किसके अंदर? आर्टिकल 8 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 8 बिल्कुल सिंपल लिखा है इसके अंदर कि ये जो आर्टिकल 8 है, ये उन लोगों के संबंध में है जो भारतीय मूल के हैं, भारत के अंदर उनका जन्म हुआ है, लेकिन किसी कारण से वह भारत से बाहर चले गए हैं, तो उनको संविधान के प्रारंभ होने पर कैसे नागरिकता मिलेगी, ये दिया गया है आर्टिकल 8 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो आर्टिकल 8 में ये बातें लिखी है। देखो एक्चुअली में क्या था कि देखो किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, यानी कि उस टाइम पर भारत के बाहर अगर कोई भी व्यक्ति गया है तो उसके दो बड़े रीजन थे, उसके दो बड़े रीजन थे। देखो पहला रीजन तो ये था कि उनको अंग्रेज ले गए थे, क्योंकि अंग्रेजों के भी अपने क्या थे, पर्सनल पर्पस थे उनके, ठीक है ना। यानी कि और सबसे बड़ा जो काम ये क्या करते थे, वो भारत से किसी भी व्यक्ति को ले जाते थे, जो जिन व्यक्तियों को ले जाते थे वो लेबर के रूप में ले जाते थे, क्योंकि जो अदर कंट्री है वो भी उनके गुलाम हुआ करते थे। यानी कि उस टाइम पर जो अंग्रेज लोग थे उनके जो दूसरे कंट्री थे वो गुलाम हुआ करते थे, तो भारत से उनको, भारत से लोगों को वहां ले जाकर के उनसे काम कराया करते थे, यानी कि लेबर के रूप में भारत से लोगों को बाहर ले जाते थे, ठीक है ना। ये ध्यान है, एक तो रीजन ये है, ठीक है, बाहर ले जाएंगे तो अब चूंकि जब वो बाहर रहेंगे तो धीरे धीरे वहीं पर रहने लगेंगे, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि अंग्रेज बाहर ले गए थे लेबर के रूप में। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब क्या था कि जब भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या आंदोलन हो रहे थे, तो उस टाइम पर कुछ तो क्या थे, कुछ लोग तो भारत के अंदर रह करके आंदोलन कर रहे थे और कुछ लोग भारत से बाहर जाकर के आंदोलन कर रहे थे। कुछ तो भारत के अंदर रह करके आंदोलन कर रहे थे और कुछ भारत के बाहर जाकर के आंदोलन कर रहे थे। जैसे अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताऊं कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति हुए हैं जो तो जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने देश से बाहर जाकर के क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ताकि हमारा देश क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा गदर पार्टी, ठीक है। तो जो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है ना। तो गदर जो पार्टी है उसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। और कहां पर की थी, आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को में जाकर के की थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उनको अंग्रेज ले गए थे, ठीक है, लेबर वगैरह के रूप में, या दूसरा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर के आंदोलन वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की आपको, तो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फिजी, उसके अंदर आज भी 80% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। और मजे की बात ये है कि उनके एक जो पीएम भी रह चुके हैं इंडियन, एक और वहां पर एक इंडियन पीएम भी रह चुके हैं, कहां पर, फिजी के अंदर, जिनका नाम था चौधरी सिंह, ठीक है। वो पीएम भी रह चुके हैं जो कि बिल्कुल प्योर इंडियन थे, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आर्टिकल 8 किन के बारे में बताता है, आर्टिकल 8 उनके बारे में बताता है जो भारत के मूल के हैं, जिनका भारत के अंदर जन्म हुआ है, लेकिन वो किसी दूसरे देश में जाकर के रह रहे थे, ठीक है, या रह रहे हैं। उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, आर्टिकल 8 में लिखा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत में जन्मा हो, और अविभाजित भारत का मतलब है आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। ये कहलाया करता था उस टाइम पर अविभाजित भारत, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन उसका, ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ शर्तें भी दी हो गई है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो, यानी कि ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो, तो पाकिस्तान भी चूंकि उस टाइम पर किसका हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था, याद रखना है। तो एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन उसका, ठीक है, उसका जन्म या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का या उसके नाना नानी में से कोई भी, ठीक है, किसी का भी अगर जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, ठीक है, तो भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बातें लिख दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो अविभाजित भारत के अंदर उसका जन्म हुआ हो, या दूसरा हो सकता है उसके माता पिता में से कोई एक जन्म लिया हो, या हो सकता है दादा दादी, या हो सकता है नाना नानी, ठीक है, इनमें से भी अगर कोई एक व्यक्ति अविभाजित भारत के अंदर जन्मा हो, ठीक है ना, तो उसको इस ग्राउंड के आधार पर क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है, उसको इसके लिए, ठीक है, अगर किसी देश के अंदर वो रह रहा है जाकर के, ठीक है, तो इसके लिए उसको भारत आने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो उसी देश में उसको उसी देश के अंदर मिल जाएगी। बस करना क्या होगा, उसको भारत का जो दूतावास है, ठीक है, या दूतावास है या काउंसिल जो प्रतिनिधि है उसके पास जाना होगा और वहां जाकर के नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। जब वो आवेदन कर लेगा, उसके बाद में उसका आवेदन जब स्वीकार हो जाएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये लिखा है आर्टिकल 8 में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 8 है वो किन लोगों को क्या देता है, नागरिकता देता है, जो भारत के मूल के हैं लेकिन दूसरे देश में रह रहे थे, ठीक है। उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उनको नागरिकता, अगर वो भारतीय मूल के हैं तो उनको नागरिकता मिलने का बिल्कुल सिंपल सा ये है कि इसको भारत आने की आवश्यकता नहीं है। अगर रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहीं पर रह लीजिए, लेकिन आपको अगर नागरिकता चाहिए तो आपको क्या जाना होगा, भारत के दूतावास जाना होगा या काउंसिल प्रतिनिधि के पास जाना होगा, वहां पर आवेदन करना होगा नागरिकता के लिए। अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी।
ठीक है ना। ये कहता है आर्टिकल 8। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 9 को। आर्टिकल 8 को हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 9 में बिल्कुल सिंपल सा लिखा है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ली है, ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता अपनी इच्छा से लेता है, अपनी मर्जी से लेता है, ठीक है ना, किसी के दबाव में आकर के नहीं लेता है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा है बिल्कुल आर्टिकल 9 के अंदर, बिल्कुल ये लाइन है, और भी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 9 के अंदर बिल्कुल यही लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी देश की नागरिकता लेता है, लेकिन अपनी मर्जी से लेता है, अपनी स्वेच्छा से लेता है, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उसकी नागरिक जो भारत की जो नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखकर भी दे दिया है आपको कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ली है, अपनी मर्जी से ली है, तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो आर्टिकल 9 क्या था, और भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 10 की बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 9 को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। देखो आर्टिकल 10 में बिल्कुल सिंपल लिखा है कि आर्टिकल जो 5 है, ठीक है, आर्टिकल 10 में लिखा है कि जो नागरिकता आपको आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 से मिली है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 5 भी आपको नागरिकता देगा, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो आपको इन आर्टिकल के थ्रू जो आपको नागरिकता मिली है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिल गई है तो कभी समाप्त नहीं होगी, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसको समाप्त करने का राइट किसके पास होगा, इसके लिए सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है, संसद है। संसद जब चाहे कानून बना करके, संसद जब चाहे कानून बना करके आपकी नागरिकता को क्या कर सकती है, चेंज या समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 10 के अंदर यही बात लिखी है कि आपको जो आपको आर्टिकल 5, 6, 7, 8 से जो आपको नागरिकता मिली है, वह तब तक बनी रहेगी, जब तक संसद उसमें कोई संशोधन न कर दे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि संसदीय सर्वोच्च अथॉरिटी है, ठीक है, संसदीय सर्वोच्च अथॉरिटी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके लिए। तो आपके पास कब तक नागरिकता रहेगी, जब तक संसद चाहे तब तक आपके पास नागरिकता रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल बात लिखी है कि आर्टिकल 5 और 6, 7, 8 से जो आपको नागरिकता मिली है वह तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसमें कोई संशोधन न कर दे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 10 के अंदर ये चीज लिखी है, कौन सी चीज लिखी है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। तो नागरिकता के जो अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक कौन चाहेगी, संसद चाहेगी, या उसके अंदर संसद कोई संशोधन ना कर दे। तो ये छोटी सी लाइन लिखी होती है कि इसके अंदर आर्टिकल 10 के अंदर, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 10 का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 10 का संबंध क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और वो किस पर डिपेंड करेगा, संसद पर डिपेंड करे, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट जो आर्टिकल है, इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 11, इस पर बात कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 11 के अंदर है, ठीक है, आप जो एक उसकी जो लैंग्वेज है जो लिखी हुई है, ठीक है ना, जो एक आर्टिकल के अंदर जो ओरिजिनल लिखी हुई है, ये वाली लाइन लिखी हुई है, कैसे मैं पढ़ करके बता देता हूँ कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, क्या किया जाना, विनियमन किया जाना, ठीक है ना। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, तो ये लिखा है आर्टिकल 11 के अंदर, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी भी अगर आपको नागरिकता लेनी है, या समाप्त करनी है, अगर आपको नागरिकता की प्राप्ति करनी है या अपनी नागरिकता को समाप्त करवाना है, तो इसको, या फिर उसके बाद में, या नागरिकता को लेकर के कोई भी क्या बनाना हो, कोई भी रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ बनाना हो, कोई भी कानून बनाना हो, तो उसके लिए जो सर्वोच्च अथॉरिटी है वो कौन है, वो संसद है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 11 के अंदर बिल्कुल लिखा है, इसमें आर्टिकल 11 के अंदर बिल्कुल बता दिया है कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है, ठीक है ना, जो अधिकार है उनको रेगुलेट करने के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो क्या है, संसद है। संसद ही आपकी नागरिकता को क्या कर सकती है, नागरिकता आपको दिला सकती है, आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, और नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए क्या बना सकती है, नियम बना सकती है, कौन, संसद। ये आर्टिकल 11 में यहाँ पर बताया गया है। तो आर्टिकल जो 11 है वो संसद को पावर देता है कि नागरिकता के लिए आप ही सबसे बड़ी क्या है, सर्वोच्च पावर हो, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने सारे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया है, और इसमें आपने एक बात कॉमन देखी होगी, ठीक है। कॉमन बात क्या है यहाँ पर आर्टिकल जितने भी मैंने आपको बताए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो जितने भी सारे आर्टिकल हैं ये केवल संविधान की प्रारंभ होने पर आपको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, ठीक है, अगर मैं हूं और अगर मुझे अभी 2025 के अंदर, 2026 के अंदर अगर मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो फिर मुझे कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि ये जो सारे आर्टिकल हैं ये तो भारत की नागरिकता नहीं देंगे अब, क्योंकि ये तो आर्टिकल सारे भारत की नागरिकता तब देते हैं जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ था,
ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 पर ही ये क्या देंगे, भारत की नागरिकता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या है, फेल हो गई है। लेकिन अगर मुझे अब भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है, या मुझे अब भारत की नागरिकता समाप्त करनी है या मुझे छोड़नी है, ठीक है, मुझे छोड़ना है, तो इसके लिए तो इसके लिए क्या अथॉरिटी है, इसके लिए क्या कानून बना है। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई कानून होना चाहिए। तो याद रखना है, इसी डीमेरिट को दूर करने के लिए, ये वाले जो सारे आर्टिकल हैं ये तो केवल संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता दे रही है, तो इसी डीमेरिट को दूर करने के लिए यहाँ पर संसद द्वारा एक कानून बनाया गया था, जो था नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, उस पर बात करेंगे। अगर आज आपको अगर नागरिकता लेनी है, या अगर आपको नागरिकता लेनी है या खत्म करवानी है या इसको समाप्त करवाना है नागरिकता को, तो आपको किसके थ्रू करवाना होगा, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अंदर ही सारे प्रोविजन लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं इसी चीज पर बात करूंगा। और अंत में, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।